सबसे पहले संजय सरकार जी आपके साथ कर लेती हूँ। गौमूत्र पिलाएंगे, गोबर खिलाएंगे, सर मुझे तो ऐसे बयानों से ही बदबू आ रही है, लेकिन जो बोल रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत जीत नजदीक दिख रही है हमें। संजय जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 0 सन्नाटा हो चुके हैं और कितना घबराहट और कितना मतलब जो बौखलाहट आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हर नेता को बयान में आता है। प्रधानमंत्री जी आज भाषण दे रहा था, बोल रहे थे जो हम दलित को सम्मान नहीं करता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, ये कब बोला हम दलित को सम्मान नहीं करते? इसका नाम शिव शंकर दास है। नहीं, शिव शंकर दास है। शिव शंकर दास एक दलित महिला को घर में घुस गया है, उसको बलात्कार करने के लिए कोशिश कर रहा था। हर अखबारों में इसको दिखा रहे, दिखाइए, हर अखबारों में दिया है शिव शंकर दास। हुगली में जंगी पारा बोल के है। पब्लिक जब छोड़ के आया तो ये भाग गया, बोला हम जीत के आने के बाद में फिर हम आपको घर, दलित महिला को घर में पहुंच रहा है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो अगर पहुंच रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ये आप दिखाकर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि वहां पर इस तरह का क्राइम हो रहा है। संजय सरकार जी, आप कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप अपनी सरकार के पक्ष में रख रहे हैं बात या एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए ये क्राइम हो रहा है पश्चिम बंगाल में? चिट्ठा है ना आपके कर्मों का बंगाल के अंदर के। देखिए, दिलीप घोष क्या कर रहा है? त्रिशूल लेके हाथ में लेके घूम रहा, बोले स्वच्छ भारत अभियान। मुद्दे पे क्यों नहीं रहते? झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके नेता? नंबर 3 देखिए, 30 मार्च 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रामनवमी के दिन में हथियार लेके घूम रहा है और ओपन फायर करते जा रहे हैं। ओपन फायर। वो तो हम इसको पकड़ा के अरेस्ट कर लिया था। आर्म्स एमिनेशन जो है उसमें उसके हमने पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं यही तो कह रही हूँ, वहां अगर क्राइम है और किसी प्रदेश के, सर एक मिनट संजय जी, मैं एक सवाल, एक सुनिए मेरी बात। जब रामनवमी पर दंगे की आप बात कर रहे हैं तो आप खुद को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं कहकर कि यहाँ दंगा होगा? आपको तो ये कहना चाहिए दंगा हो नहीं सकता है मेरे राज्य में। योगी आदित्यनाथ तो यही कह रहे हैं वहां कि दंगा हो नहीं सकता यूपी में। आपकी नेत्री कह रही दंगा होने वाला है, कल 17 तारीख के दंगा होने वाला है। क्यों होने वाला है दंगा भाई? नहीं, हम तो पब्लिक को अलर्ट कर रहे हैं, पब्लिक को अलर्ट करके कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का जो गोमूत्र को जो गोबर को जो भाषण है इसमें बिल्कुल जाना नहीं है। और आपको मतलब ये भाईचारक रखना है, भाईचारक रख के यहाँ पर रखने पड़ेंगे, यहाँ पर रखने पड़ेंगे भाईचारक। और हम तो अलर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं संजय सरकार जी, लेकिन जो बयान आ रहे हैं ना आपके, वो भाईचारे वाले हैं नहीं। बीजेपी आएगी तो गौमूत्र पिलाएगी, आपको गोबर खिलाएगी। ये किस स्तर पर राजनीति हो रही है? इसका मकसद क्या है? क्या लोग नहीं समझ रहे हैं? रामनवमी से पहले आप कह रहे हैं कि 17 तारीख आएगी, दंगे का दिन है। ये सब बयान और ये सब कहना, बहुत सारे ऐसे बयान है ममता बनर्जी के, मैं उस पर आना चाहती हूँ, लेकिन एक एक करके आऊंगी। नहीं, अच्छा एक चीज बोलिए मेरे को सुचित्रा जी। 30 मार्च को दिन में 2023 में जो घटना घटा सब बंगाल में हुआ, यूपी में मेरठ में नहीं हुआ, अहमदाबाद में नहीं हुआ, गुजरात अहमदाबाद में नहीं हुआ। आपको मतलब जब महाराष्ट्र को मतलब डबल इंजन का सरकार, औरंगाबाद में लफड़ा नहीं हुआ, वहां पर डबल इंजन का सरकार था, वहां पर नहीं हुआ। 30 मार्च को 2023 में घटना, वहां पर भी तो घटना घटा था भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन को सरकार था। कहां रुक पाया? मेरठ में रुक पाया था? तो नहीं रुक पाया। लेकिन हम यहाँ पर पूरा तरफ से इसको रुकेंगे। मैं चारू जी के पास जा रही हूँ। चारू जी, ममता बनर्जी का कहना है कि किसी मुसलमान को देख के आप पाकिस्तानी कह देते हैं और उनके खान पान की आदतें आप बता रहे हैं, इसीलिए ये हमला हो रहा है गोबर और गौमूत्र वाला। देखिए बोल कौन रहा है सुचारिता जी? बोल वो इंसान रही है कि जो जेल में डाल देती है लोगों को केवल जय श्री राम कहने पर। ये वो इंसान है जो जेल में फेंक देती है इंसानों को केवल एक कार्टून बनाने के ऊपर। ये वो इंसान है। ये ऐसी तानाशाही सरकार है पश्चिम बंगाल की, जो दिन आने से पहले डिक्लेयर कर देती है कि दंगे होंगे हमारे नाक के नीचे, क्योंकि हम ही करवा रहे हैं इसलिए हमको पता है दंगे होंगे। यहाँ पर बैठकर एक केस जो हमको बता रहे हैं हमारे साथी, मैं उनको याद दिला दूं, संदेश खाली पे आपकी आवाज कहां थी जब वहां के गुनहगार आए थे? बस आप ये शुक्र मानिए फूलों की माला नहीं डाली उनके गले में। और उसके बाद जब ये कह रहे थे एक केस कागज पे, मेरे पास 12 केस लिखे हैं जो केवल इस साल के हैं, टीएमसी के नेताओं के करे हुए शोषण के केसेस,
पश्चिम बंगाल के। लेकिन बात यह है यहाँ पर कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल टीएमसी कितना नीचे गिरा सकती है। ममता दीदी कितनी भद्दी बातें बोल सकती है, कितनी इलॉजिकल बातें बोल सकती है, इसका उदाहरण वो हमें इस बार दे रही है। आपको इस चुनाव में बोलने के लिए कोई काम की चीज मिली नहीं। आप पहले तो अलायंस 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 बोलते घूम रहे थे, 1 साल से हम सुन रहे थे। चुनाव का समय आया, ना आप रहे ना आपकी अलायंस रही। अब आज भी डेवलपमेंटल एजेंडा पे आप बात नहीं करते। बात किस बारे में करते हो? यही गोबर, गौमूत्र, उसके आगे आपकी सोच नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि अपना खुद का पॉलिटिकल डिस्कोर्स आपने अगर गिरा रखा है तो जो देश में काम कर रहा है उसको करने दो, वरना अच्छा एक संविधान बचाने वाली जो ये बातें करते हैं, मैं उस पर भी एक बात जल्दी से बोलना चाहूंगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर पढ़िए, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं अगर हम जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे। उंगली उठाते हैं भाजपा के ऊपर। अपने दोस्तों का, साथियों का, नॉन अलायंस के पार्टनर्स का पहले मैनिफेस्टो पढ़िए, उसके बाद यहां पर टीवी पे आके आप कोई भी तर्क दीजिए। ठीक है, आज प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि अब तो कोर्ट ने कह दिया है कि आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं रामनवमी पर, क्योंकि शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह से रोक टोक की जा रही थी, आज प्रधानमंत्री ने मंच से बोला है भाई संजय सरकार जी, और उन्होंने कहा शोभा यात्रा निकालिए। ठीक है, आ रही हूँ वापस। कोर्ट जाना पड़ता है। शोभा यात्रा कोर्ट पे वो मामला गया है, कोर्ट ने कहा शोभा यात्रा निकालिए, हावड़ा में शोभा यात्रा रामनवमी की निकलेगी। अब सीधी बात यह है कि वहां अयोध्या में एक तरफ जश्न हो रहा है, वहां पे पता नहीं कहां से लोग पहुंच रहे हैं रामनवमी का त्योहार मनाने के लिए, लेकिन यहां शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा, यह सवाल है। और फिर आप संविधान की दुहाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। अब मैं सवाल उसी पर आ रही हूं, जरा जिस तरह ये दुहाई बार बार दी जा रही है, अनुज जी जरा बताइए, बार बार ये बात कहना कि मोदी आ गए तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। उन्होंने ईवीएम की बात की, कांग्रेस के नेताओं ने भी ईवीएम की ही बातें की हैं, और ये पहली बार नहीं है। नरेंद्र मोदी आ गए तो चुनाव नहीं होगा, वो अपनी सत्ता हमेशा के लिए कायम करके रखना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी हो जाएगी। ये सब क्यों कहते हैं आप? देखिए, केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, आप उठा के देख लीजिए, ना केवल इंडिया अलायंस के तमाम दल कह रहे हैं, बल्कि इस देश की जनता के मुंह पे भी यही कि जिस तरह से इन 10 वर्षों में धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन 10 वर्षों के अंत में आते आते देखिए ना किस तरह से ये तानाशाहीपूर्ण रवैया ही तो है कि चुनाव के समय में भी आप चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो अपोजिशन के पास, किसी भी तरीके से चुनाव में हमारे सामने चुनाव भी ना लड़ सके। क्या आवश्यकता थी कि ठीक चुनाव से पहले आपने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया, आपने कांग्रेस के उन पैसों के ऊपर आपने जो है अपनी रोक लगा दी इनकम टैक्स के माध्यम से कि जिसमें आपका अधिकार नहीं था। केवल और केवल मंशा ये थी कि चुनाव के समय दूसरी पार्टी, खास तौर से जो अपोजिशन की पार्टी है, प्रचार ना कर सके। चुनाव के समय जिस तरह से आप अंधाधुंध पैसा खर्च रहे हैं, उसके बराबर क्या बहुत उसका 10% भी कोई पैसा ना कर सके। चुनाव के समय आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। चुनाव के समय आप तमाम जो है नेताओं को जो है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की अपनी जो रिवेंज टेकिंग एजेंसी बन गई है, उनकी आपने तलवार उनके सर पर लटका करके जो बीजेपी वॉशिंग मशीन चलाई है, जो अब डस्टबिन बन गई है बीजेपी की वॉशिंग मशीन होते होते, इतना आपने गंदगी अपने अंदर ले ली है कि वो डस्टबिन के रूप में ले ली है। तो जनता को अब दिखाई दे रहा है कि जब ये इस तरह से अभी ये कर रहे हैं कि चुनाव के समय में तो ऐसा कोई नहीं करता है, ना इससे पहले किसी इन 70-75 वर्षों में देश में किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया जो इन लोगों ने एक बदले की भावना से की है।